नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मैं हूं सिकता देव। खबरों की शुरुआत उत्तर प्रदेश से, जहां पर करीब 1 साल 10 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या फिर कांग्रेस, तमाम पार्टियां चुनावी रणनीति इस वक्त बना रही हैं। समाज के हर तबके को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव फिलहाल इटावा कांड को मुद्दा बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। इसी के सहारे वो अपनी पीडीए वाली रणनीति को धार भी दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मुद्दा समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचाएगा या फिर बैकफायर कर जाएगा। आजमगढ़ में ब्राह्मण समाज के लोगों ने अखिलेश के खिलाफ जिस तरह काले झंडे लहराए, उससे तो यही सवाल उठ रहा है। हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। नंबर 1 पर पहुंचे गए हम लोग। पहले लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग पर बने 19 नंबर के बंगले यानी समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय से हवन पूजन की तस्वीरें आई। फिर पूजा पाठ के साथ 2027 का विधानसभा चुनाव जीतने और अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प सामने आया। इसके बाद 3 जुलाई को आजमगढ़ से अखिलेश की हुंकार सामने आ गई। अभी तक की सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें समाजवादी पार्टी हम लोग मिलकर के जीत गए। ये इंडिया गठबंधन की ताकत, पीडीए की रणनीति ने मिलकर के हमें उत्तर प्रदेश में दोनों दलों को नंबर 1 पर पहुंचा दिया। नंबर 1 पर पहुंचे गए हम लोग। और इतिहास ये भी बताता है कि जो लोकसभा जीतता है वही विधानसभा जीतता है। मौका था आजमगढ़ में अखिलेश यादव के नए आशियाने और समाजवादी पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन का। आयोजन बड़ा था, समर्थकों की भीड़ थी और मंच से अखिलेश यादव आजमगढ़ से अपने भावनात्मक रिश्ते की बात कर रहे थे। भावनात्मक रिश्ता है हमारा आपका, वो एक बार नहीं, हमें कई बार देखने का मौका मिला है कि अगर हम लोगों ने कोई फैसला ले लिया पार्टी की तरफ से, आजमगढ़ की जनता ने पूरे सम्मान के साथ स्वीकार किया और राजनीति में समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन अखिलेश जिस आजमगढ़ से रिश्ते की दुहाई दे रहे थे, उसी आजमगढ़ में ब्राह्मण समाज के लोग अखिलेश के विरोध में घरों पर काले झंडे लहरा रहे थे। वही पैदा कर रहे हैं, जातिवाद फैला रहे हैं। तो कारण क्या मानते हैं? पॉलिटिकल कारण क्या है? पॉलिटिकल कारण नहीं, अखिलेश यादव की तरफ से तो गलत है। लेकिन जो हुआ इटावा कांड में, मतलब ये देखा जाए गलत है, मतलब जो भी है तो प्रशासनिक द्वारा इनको देखना चाहिए कि क्या है, जो गलत है उसको खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अखिलेश यादव के वक्तव्य के ऊपर लगाए हैं, जो ब्राह्मण समाज की निंदा किए हैं, हम लोग उसके विरोध में लगाए हैं, क्योंकि हमारे ब्राह्मण समाज का अपमान करते हैं, इसलिए हम लोग उनसे नाराज हैं। नहीं तो यादव और ब्राह्मणों में कोई वो नहीं है। हम लोग पड़ोसी हैं, हमेशा हम लोगों के साथ रहते हैं। यादव हम लोग पले हैं, यादव हमारे लोगों में पले हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन ये नाजायज बोलते हैं, सिर्फ राजनीतिक कारण से बोल रहे हैं। हाँ, और क्या है। जैसे आजमगढ़ कर रहे हैं दिल है और घर इटावा कहते हैं। इटावा में बैठ करके दोनों पार्टियों को बैठा करके सुलह समझौता करा देते तो ये स्थिति नहीं आती। लेकिन उनको ब्राह्मण और यादवों के बीच में खाई पैदा करनी थी, जो उन्होंने करके साबित किया। ये बानगी है अखिलेश से ब्राह्मण समाज की नाराजगी की, लेकिन ये शुरुआत नहीं है। इस नाराजगी की शुरुआत हुई 21 जून को इटावा में 2 कथावाचकों से हुई बदसलूकी से। इल्जाम है कि ब्राह्मण समाज के लोगों ने दोनों कथावाचकों को सिर्फ इसलिए अपमानित किया क्योंकि वो यादव समाज से थे। 24 जून को अखिलेश ने दोनों कथावाचकों को पार्टी के दफ्तर में बुलाया, सम्मान किया। अखिलेश ने ब्राह्मण समाज का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अलग अलग मौकों पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ा। जहाँ तक सवाल कथावाचकों का है, अब आप सोचिए, कल्पना करिए, भगवान हालांकि सबके होते हैं, लेकिन गीता सुन सकते हैं, आप बोल नहीं सकते। भागवत आप सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते। कोई कल्पना कर सकता है आपके बाल काट दे, छुट्टियां काट दे? अरे भाई, किसी के छुट्टियां नहीं है तो नहीं कटेगी छुट्टियां। लेकिन अगर छुट्टियां कट जाए तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है उसका मनोबल और सम्मान बढ़ाना चाहिए। अखिलेश खुलकर कथावाचकों के पक्ष में उतरे तो समाजवादी पार्टी का समर्थक होने का दावा करने वाले संगठन अहीर रेजिमेंट की कार्यकर्ता ब्राह्मणों के खिलाफ
सड़क पर उतर गए। अब सवाल यह है कि ब्राह्मण अगर अखिलेश यादव से नाराज हुए हैं तो क्या इसकी वजह सिर्फ इटावा कांड है या कारण कुछ और है? इटावा कांड पर अखिलेश का स्टैंड पार्टी के लिए बैकफायर कर रहा है या ये अखिलेश की रणनीति का कोई हिस्सा है? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो उत्तर प्रदेश में करीब पौने 2 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले हर पार्टी समाज के हर तबके का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव ने इटावा कांड के बाद जैसा स्टैंड लिया उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल तो यही है कि क्या अखिलेश अंदाजा नहीं लगा पाए कि पार्टी को ब्राह्मणों की नाराजगी का सामना करना भी पड़ सकता है? क्या यह अखिलेश यादव की सियासी भूल थी जिसका नतीजा ब्राह्मणों की नाराजगी के तौर पर अब सामने है, या फिर अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों की नाराजगी किसी खास रणनीति के तहत जानबूझकर मोल ली है? तो ये तमाम वो सवाल हैं जिसकी रणनीति का अंदाजा समाजवादी पार्टी खुद लगा सकती है। अखिलेश एक मंजे हुए राजनेता हैं, इसलिए इटावा कांड पर स्टैंड लेने से पहले उन्होंने अंजाम के बारे में नहीं सोचा होगा, ये मानना मुश्किल है। लेकिन फिर ये बात भी है कि अखिलेश ने ब्राह्मण समाज की नाराजगी कम करने के लिए कोई बयान भी नहीं दिया। ये मामला उतना आसान है नहीं जितना दिखता है, इसलिए हम आपको उत्तर प्रदेश के पिछले 3 विधानसभा चुनाव से जुड़े अब आंकड़े दिखाते हैं। साल 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ब्राह्मणों के 38% वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी को 19% वोट हासिल हुए। उसी चुनाव में बीजेपी को यादव समाज के 9% वोट मिले और समाजवादी पार्टी को 66% वोट मिले। साल 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को ब्राह्मणों के 80% वोट मिले। ये पिछले चुनाव के मुकाबले 42% ज्यादा थे, जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 4% वोट मिला, यानी उसे 15% ब्राह्मण वोटों का घाटा हुआ था। 2017 में यादव वोटों की बात करें तो बीजेपी को 10% यादव वोट मिले थे, यानी उसे 1% यादव वोट का फायदा हुआ था। लेकिन समाजवादी पार्टी पिछले चुनाव की तरह इस बार भी 66% पर अटकी रही। अगर बात करें साल 2022 के विधानसभा चुनाव की तो बीजेपी और सहयोगियों को ब्राह्मण के 89% वोट मिले। ये पिछले चुनाव से मिले ब्राह्मण वोट के मुकाबले 9% ज्यादा थे, जबकि समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगियों को 6% ब्राह्मण वोट मिले, मतलब उसे 2% ब्राह्मण वोट का फायदा हुआ। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनावों में असली खेल हुआ यादव वोटों में। बीजेपी और उसके सहयोगियों को 12% यादव वोट मिले, यानी पिछले विधानसभा चुनाव से इसमें 2% का इजाफा हुआ, जबकि समाजवादी पार्टी को 83% यादव वोट मिले थे, यानी इसमें 17% का इजाफा हुआ था। तो इससे तो साफ हो जाता है कि बीजेपी के लिए यादव वोटों में मामूली इजाफा हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी को मिलने वाले ब्राह्मण वोट बेतहाशा घट गए। सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी ने जानबूझकर रणनीति के तहत ब्राह्मणों से किनारा कर लिया, और क्या इसी का नतीजा है इटावा कथावाचक विवाद में अखिलेश यादव का ऐसा स्टैंड जिसमें ब्राह्मण वोट बैंक की चिंता नहीं दिखती है? अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर हुए करीब 8.25 बरस गुजर चुके हैं। योगी उन्हें 2 चुनाव में परास्त कर चुके हैं। तीसरा चुनाव 2027 में होगा। इसके लिए बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी अभी से वोटर को अपने पाले में लाने की रणनीति बना रही है। अखिलेश यादव को सामाजिक न्याय वाले फॉर्मूले का भरोसा है। भावनात्मक रिश्ता था। जाति जनगणना को लेकर के लोग जागरूक हो गए, और इतने जागरूक हो गए कि वो जानते हैं कि जाति जनगणना हो जाएगी तो हमें अधिकार मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है कि जो सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा, जो सपना डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने देखा, जिस रास्ते पर नेताजी और हमारे आपके तमाम समाजवादी नेता चले कि सामाजिक न्याय का रास्ता हो, सामाजिक न्याय से हमें बदलाव होना है। इसलिए आज के दिन जब हम लोग आजमगढ़ में इस स्थान पर इकट्ठे हुए हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं, तो हम संकल्प लेकर के जाएं कि आने वाले समय में हम लोग समाजवादी लोग मिलकर के सामाजिक न्याय की स्थापना कर करके अपने पीढ़ी के परिवार के लोगों को सम्मान और हक दिलाने का काम करेंगे। नहीं सहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के राजनीति में
जिन ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा, क्या अखिलेश के सामाजिक न्याय वाले खांचे से वही ब्राह्मण बाहर हो चुका है? समाजवादी पार्टी का लगातार समर्थन हर जात हर बिरादरी में पहले से बढ़ रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी विपक्ष में रह के लगातार लोगों की समस्याओं को सुन रही है, उनकी समस्याओं को उठा रही है, उनके साथ खड़ी हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी आंतरिक लड़ाई में एक दूसरे को अपमानित कर रहे हैं, किसी को जोड़ने की जगह आपस में ही जुड़ के नहीं रह पा रहे हैं। कौन साथ में? कोई साथ में नहीं है। और मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में पूरा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लोग हैं। कि राजतंत्र में ये होता है कि राजा का लड़का ही राजा बनेगा, तो यही काम जो है समाजवादी पार्टी यहाँ कर रही है। कोई पीडीओडीए नहीं, अपने जाति में भी कोई समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना नहीं देख सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उसी समाज का डॉक्टर मोहन सिंह यादव मुख्यमंत्री बन सकता है मध्य प्रदेश का, लेकिन उत्तर प्रदेश का कोई उसी समाज का व्यक्ति कोई मुख्यमंत्री बनने का सपना भी नहीं देख सकता। बनने की तो दूर की बात। सियासी दावे अपनी जगह हैं, लेकिन इटावा कांड के बाद जिस तरह अखिलेश ने स्टैंड लिया और जैसे ही आजमगढ़ में ब्राह्मणों की नाराजगी दिखी, उससे पहला सवाल तो यही उठ रहा है कि अखिलेश की पार्टी को चुनावी नुकसान तो नहीं होगा। देखिए, उनके पास से ब्राह्मण वोट ज्यादा थे नहीं, तो इस घटना के कारण कोई उनको बहुत ज्यादा नुकसान या नफा नुकसान होगा ये मुझे लगता नहीं। हालांकि वो जो हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। अपन समाज में हमेशा एक बात की परंपरा रही है, जात न पूछो साधु की, तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि जो राजनीतिकरण जिस तरीके से उस कथावाचक का विरोध करके या उस विरोध का विरोध करके, दोनों ही तरीके की जो राजनीति हो रही है, उसको समाज उस तरीके से देखता है। मुझे लगता है कि व्यापक सामाजिक समझ के दायरे से वो बात अलग जाती है और उसका बहुत ज्यादा राजनीतिकरण करने का किसी भी पार्टी को कोई भी लाभ मुझे नहीं लगता कि। उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति से प्रभावित होती रही। किसी पार्टी या किसी नेता की हार जीत में जातियां बड़ा किरदार निभाती हैं। यूपी में सवर्ण वोटर करीब 18% है और सिर्फ ब्राह्मणों की बात करें तो उनकी संख्या करीब 7% है, जबकि ओबीसी वोटर करीब 42% है और सिर्फ यादवों की बात करें तो वो करीब 11% है। इन आंकड़ों में यूपी में ब्राह्मण वोटर की संख्या के लिहाज से भले ही ज्यादा प्रभावी ना दिखे, लेकिन सत्ता का अतीत अलग ही कहानी कहता है। यूपी में ब्राह्मण लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहे और ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने वहां लंबे समय तक सरकार भी चलाई। 1979 के बाद राम मंदिर आंदोलन और मंडल कमंडल की पॉलिटिक्स के दौर में ब्राह्मणों का झुकाव बीजेपी की तरफ हुआ। गठबंधन के सहारे ही सही बीजेपी ने भी सत्ता का स्वाद चख लिया, लेकिन 2005 से मायावती ने ब्राह्मणों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश शुरू की। 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने 56 ब्राह्मणों को टिकट दिया, जिनमें से 41 चुनाव जीते और मायावती मुख्यमंत्री बन गई। सवाल यह है कि संख्या बल में कमजोर लेकिन सामाजिक प्रभाव रखने वाले ब्राह्मणों को साधने की रणनीति से अखिलेश ने क्या जानबूझकर किनारा किया? क्या इसके जरिए वो यादव वोटों को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, यादव और ओबीसी वोटर का कंसोलिडेशन होना लाजमी है, वो हमारे ट्रैकर्स में भी दिख रहा है, लेकिन वो कथावाचक वाले कांड या उस घटना दुर्घटना के कारण होगा ये मैं नहीं कह सकता। जैसा कि मैंने पहले बोला कि समाज में उस चीज को लेकर के मुझे बहुत ज्यादा जातिगत पोलराइजेशन की संभावना नहीं दिखाई देती, क्योंकि ये उस परिपाटी में आता नहीं। इटावा कांड भले ही जाति के आधार पर वोटों का पोलराइजेशन ना करा सके, इसके बावजूद यह अखिलेश की पीडीए वाली रणनीति को फायदा पहुंचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर बिहार की, जहां पर महिला मतदाताओं को रिझाने के लिए कांग्रेस ने अब नया दांव खेल लिया है। पार्टी बिहार में 5 लाख महिलाओं को सैनिटरी पैड्स बांटेगी। महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता महिलाओं के बीच जाकर ये पैड्स बांटेंगी। इसको लेकर अब राजनीतिक विरोधी सवाल उठा रहे हैं। बिहार में कांग्रेस की सैनिटरी पैड मुहिम
खास बात ये है कि इसके बॉक्स पर राहुल गांधी की तस्वीर है। कांग्रेस की योजना ऐसे 5 लाख पैड बांटने की है कि हम बिहार की थोड़ा डाउन करो ना यार। जो बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी की वजह से कपड़ा इस्तेमाल कर रही है, पैड नहीं खरीद पा रही, हमने इसकी जिम्मेदारी ली कि हम बिहार में महिलाओं को फ्री सैनिटरी वेंडिंग मशीन दें। कांग्रेस ने इससे पहले मां बहन मान योजना के तहत सरकार बनने पर महिलाओं को 2,500 रुपए महीना देने का ऐलान भी किया था। पार्टी को उम्मीद है कि इससे महिला वोटर उसके पाले में आएंगी, लेकिन ऐलान के तुरंत बाद ही ये घोषणा भी विवादों में आ गई। बॉक्स पर लगी राहुल गांधी की तस्वीर को लेकर एनडीए ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस ने भी इन आरोपों पर पलटवार किया है और सरकार को फेल बताया है। उसमें हमारे उन सभी विधायकों की तस्वीर होगी, उन भाइयों की तस्वीर होगी, उन पिताओं की तस्वीर होगी जो वितरण में हमारी मदद कर रहे हैं, इस जागरूकता में हमारी मदद कर रहे हैं, है ना। तस्वीर तो हम सोच रहे थे नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी आपकी भी होनी चाहिए थी, क्योंकि हाई कोर्ट ने आपको कहा था सैनिटरी वेंडिंग मशीनें लगाइए, आपकी सरकार फेल हो गई, पैड की मशीन नहीं लगाई। बिहार में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रहता है, इसलिए उन्हें रिझाने में सभी दल लगे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि महिलाएं सैनिटरी पैड से जुड़ती हैं या कुछ और छिटक जाती हैं। एनडीटीवी के लिए पटना से सोमू आनंद की रिपोर्ट।